नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, देखिए जैसा कि पदार्थ के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पदार्थ को अगर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अगर भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस होते हैं पदार्थ के प्रकार। ठीक है, और यदि रासायनिक गुणों की बात करें तो इसमें होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो होता है वह अशुद्ध पदार्थ होता है। इसको मिश्रण बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। ठीक है, अगर तत्व की बात की जाए तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, अब बात किया जाए कि मिश्रण का जिसे अशुद्ध पदार्थ बोला जाता है, पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए पदार्थ का जो रासायनिक गुणों के आधार पर जो पहला पार्ट था शुद्ध पदार्थ, उसको डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो वह पदार्थ शुद्ध कहलाता है दोस्तों। जैसे कि अगर इसको समझा जाए, मतलब अगर सपोज में चीनी ले लेते हैं, चीनी में अगर अंकड़ पत्थर को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अशुद्धियाँ उसमें आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, अशुद्ध पदार्थ बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चीनी ही रहे तो उसमें क्या है, एक ही प्रकृति के पदार्थ रहेगा तो शुद्ध रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर दोस्तों नमक में अगर बालू मिला दिया जाए तो नमक क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे प्रकृति के चीज़ को मिलाया गया था। ठीक है, दूसरा प्रकृति का चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, वह अशुद्ध हो जाएगा। और सिर्फ नमक अगर रहे तो क्या है, शुद्ध है। तो वही है डिफिनेशन में कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होना चाहिए। ठीक है, तब पदार्थ क्या होगा, शुद्ध कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों तत्व, एलिमेंट के बारे में। शुद्ध पदार्थ के पहला बेटा है तत्व। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर लोहा है तो लोहा में अगर आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जब भी ये टूटेगा तो सिर्फ लोहा ही बनेगा ना, नया पदार्थ इससे नहीं बनेगा दोस्तों। अगर चांदी है, चांदी को भी अगर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अगर तोड़ा जा सकता है तो ये क्या बनेगा, सिर्फ सिल्वर ही, चांदी ही बनेगा। उसी प्रकार सोना, तांबा, पारा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे है दोस्तों कि जो तत्व हैं, तत्व के 3 प्रकार हम लोग वहाँ देखे थे फिगर में। तो पहला है धातु। ठीक है, ये चमकीले होते हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ऊष्मा का सुचालक होना और विद्युत का सुचालक होना का मतलब क्या है कि अगर किसी मेटल का अगर एक किनारा, एक छोरा अगर ऊष्मा से अटैच है तो दूसरा छोरा भी क्या हो जाएगा, ऊष्मा के कारण हीट हो जाएगा। यानी कि जो एक छोरा से दूसरे छोरा तक जो उसका कनेक्शन लाया तो वो क्या कहलाएगा कि सुचालक है, मतलब वहाँ से यहाँ तक ढो करके ला दिया। उसी प्रकार अगर विद्युत है तो मान लेते हैं कि विद्युत, एक मेटल का एक सिरा जो है विद्युत से अटैच कर दिया गया, और अगर विद्युत उस छोर से उस किनारा से इस किनारा पर आ जाता है तो बीच में क्या होगा, उसका सुचालन हुआ। मैंने उसको क्या किया, विद्युत को ढोने के काम किया धातु। यही है कि ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है धातु। धातुएं आघातवर्त तथा तन्य होती है। आघातवर्त का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे पीट करके चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, और तन्य का मतलब होता है कि जिसको लंबी तार की तरह ताना जा सकता है, तो ये तन्य होती है। ठीक है, आगे है ये ध्वनिक होती है, मतलब इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे इनको ठोकने पर किसी चीज़ से इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सामान्यतः कठोर होते हैं दोस्तों धातु, लेकिन एक अपवाद है, जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पारा अपवाद है, इसको लिख लीजिएगा। आगे है दूसरा उसका भाग तत्व का, अधातु, नॉन मेटल के बारे में है। ये चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है धातु का। ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है दोस्तों जो सुचालक होता है विद्युत का, वो है ग्रेफाइट। आगे है ये आघातवर्त तथा तन्य नहीं होते हैं, मैंने चादर और तार के रूप में इनको नहीं बदला जा सकता है। ये प्रायः गैसीय रूप में होते हैं, कुछ ठोस रूप में होते हैं। ठीक है, ठोस रूप में होते हैं तो वो मुलायम होंगे चाहे भंगुर होंगे। ठीक है,
मतलब मुलायम होंगे चाहे भंगुर होंगे। आगे है अपवाद में क्या है कि ब्रोमीन जो है, ब्रह्मण अधातु जो है वो क्या है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये क्या है अपवाद है। तो इसका जैसे में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, इत्यादि। आगे है तीसरा भाग है उसका उपधातु। वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाए उन्हें उपधातु कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्या है कि अधातु का भी गुण शो करते हैं और धातु का भी गुण शो करते हैं। जैसे जैसे अगर उसमें विद्युत प्रवाहित होगा तो उसमें प्रवाहित नहीं होगा, उसमें होगा तो विद्युत नहीं होगा। चमकेगा, ठीक है, तो क्या होगा, भंगुर रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच रहता है दोस्तों, दोनों का गुण पाया जाता है। आगे है दोस्तों शुद्ध पदार्थ का दूसरा भाग जो कि यौगिक है। पहला भाग तत्व था, दूसरा यौगिक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे कि अगर जल बना रहे हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित रहना चाहिए, तब क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। उसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या होगा, अनुपात निश्चित होना चाहिए, तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें निश्चित अनुपात लेना चाहिए दोनों का। अब आगे है मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, यौगिक में क्या था दोस्तों कि सिर्फ तत्व को मिलाने से ही बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि या तो तत्व को मिलाइए या तो यौगिक को मिलाइए, ठीक है। यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्वों तथा यौगिकों को मिलाया जाता है तो बने हुए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसमें निश्चित अनुपात जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे रक्त हो गया, तो रक्त में क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स इत्यादि क्या है, मिला हुआ है, ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। जल में अगर चीनी मिलाएंगे तो जल क्या था, शुरू में ही ये यौगिक था और ये भी यौगिक है, तो यौगिक यौगिक क्या बन गया, मिश्रण बन गया। उसी प्रकार हवा है दोस्तों, हवा में सब चीज़ मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि, नाइट्रोजन, ये सब बहुत सारे गैस मिले हुए हैं वायुमंडल में, तो हवा हो गया, तो क्या है, ये सब मिश्रण हो गए। जैसे बालू में नमक मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। आगे है कि तत्व और यौगिक में अंतर देख लीजिए। देखिए तत्व में जो है कि इनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, मतलब अगर इनको तोड़ा जाए तो वही चीज़ मिलेगा जो शुरू में था, जैसे लोहा तो लोहा ही मिलेगा। इनमें जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे जल बना रहे हैं तो एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल सकते हैं। इन्हें रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लोहा है, उसको तोड़ेंगे तो लोहा ही मिलेगा, उसके मतलब अलग नहीं, पार्ट वाइज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लोहा को तोड़े तो सोना मिल गया और चांदी मिल गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर जल को लेते हैं तो जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी, अगर हाई पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, तो इसको तोड़ा जा सकता है। ये पदार्थ के मूल रूप होता है दोस्तों, जैसे कि लोहा तो लोहा मूल रूप है उसका, चांदी चांदी उसका मूल रूप है, सोना मूल रूप है। ये तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि नए पदार्थ होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का कुछ अलग गुण था, ऑक्सीजन का कुछ अलग गुण था, लेकिन जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, गुण शो नहीं किया हुए, अलग ही पदार्थ का गुण बन गया। जैसे कार्बन का कुछ अलग गुण है, ऑक्सीजन का कुछ अलग है, तो बीच क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब पूरा गुण चेंज हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर, ठीक है। तो यौगिक देख लेते हैं, एक साइड मिश्रण। यौगिक केवल तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक जो है सिर्फ तत्वों से मिलकर बनेगा, ठीक है। और ये जो है मिश्रण जो है तत्व या यौगिक से मिलकर, माने दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चाहे तत्व ही तत्व होगा, चाहे यौगिक यौगिक होगा, चाहे तत्व यौगिक दोनों होगा। इसके सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया, मतलब यौगिक जो है वो सिर्फ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन इसे क्या है कि भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई मिश्रण है, मान लेते हैं कि नमक और चीनी उसमें डाला हुआ है, ठीक है, और क्या है, पानी डाला हुआ है, तो मिश्रण है, तो उसको अगर हीट किया जाएगा तो उसके विधि द्वारा अलग किया जाएगा, ठीक है। और भौतिक उसको छान करके या चाल करके अलग किया जाएगा, और इसे सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाएगा। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, इसका जो नया पदार्थ बनता है वह सदैव क्या होगा, अस्थायी होगा। मतलब एक क्योंकि अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि वह निश्चित अनुपात में होता है, हाइड्रोजन निश्चित है, ऑक्सीजन निश्चित है, तो H2O ही बनेगा, अस्थायी पदार्थ वही बनेगा।
लेकिन मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तन हो सकता है। नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का कुछ अलग गुण था, ऑक्सीजन का कुछ अलग गुण था, जब बना तो H2O जल बन गया, तो नए पदार्थ का गुण क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बहुत भिन्न हो गया। इसमें देखिए कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों का गुण शो करता रहेगा, माने जब मिश्रण बनेगा तो उसका जो गुण है वो शो करेगा। जैसे कि चीनी, नींबू और पानी मिलाएं तो क्या है, पानी भी उसमें मौजूद रहेगा, नींबू का रस अपना गुण शो करेगा, हल्का खट्टा टाइप से लगेगा, चीनी डालेंगे तो हल्का मीठा, यानी कि गुण क्या है, शो करेगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इसका एग्जाम्पल है रक्त, हवा, नमक और जल इत्यादि। ठीक है, आगे है मिश्रण दो प्रकार के होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, माने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए समांगी मिश्रण को देख लेते हैं। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान होता हो ना, इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और जल का घोल, नमक और जल का घोल में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि ये नमक और जल का घोल लिया गया है, तो इसमें क्या है कि इसका जो बनावट है वो इसमें नहीं पता चल रहा है कि नमक भी मिलाया गया है ना, तो इसके कण को क्या है, अलग अलग नहीं पहचाना जा रहा है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो उस मिश्रण क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे आप इसको देख सकते हैं, देखने से क्या प्रतीत होता है कि इसका कण जो है सिर्फ पानी ही पानी लग रहा है, तो नमक का कण इसमें मिक्स हो गया है, यानी कि ये क्या है, समांगी मिश्रण बना है। तो नमक और जल का घोल, अल्कोहल और जल का घोल, सीमेंट हो गया, दूध हो गया, केरोसिन तेल, तो ये सब क्या हो गए, समांगी मिश्रण हो गए। आगे है दोस्तों विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसका अंश भौतिक रूप से अलग होता है और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रक्त हो गया, बालू तथा नमक हो गया। ठीक है, नमक तथा चीनी हो गया, तेल में जल मिला दिए, लोहे में बुरादे मिला दिए। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख लेते हैं एक बार। जैसा कि विषमांगी मिश्रण लिया गया है दोस्तों, इसमें क्या है, बालू और नमक का मिश्रण बनाया गया है। तो इसमें देखिए नमक भी दिख रहा होगा और बालू भी दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें नमक भी दिख रहा है और बालू भी दिख रहा है। ठीक है, डेट मीन क्या हुआ कि विषमांगी मिश्रण जो है इसके कण को अलग अलग पहचाना जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर कणों के आधार पर मिश्रण को बांटते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है विलयन, दूसरा होता है कोलाइड और तीसरा होता है निलंबन। चलिए तीनों को एक बार फिगर में देख लेते हैं क्या होता है उसमें। जैसे कि ये है विलयन, ये है कोलाइड और ये है निलंबन। ठीक है, तो या इसमें क्या है दोस्तों कि इसका जो कण है वो क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और इसका जो कण है 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इसका जो कण है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बड़ा होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसमें कण क्या है, बहुत छोटा छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें और बड़ा है। चलिए तो तीनों को एक बार देख लेते हैं डिफिनेशन। विलयन किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। जैसे जल और नमक, जल में अगर चीनी या नींबू में अगर जल डाल दिए तो क्या बन गया, नींबू पानी में, तो वह क्या हो गया कि विलयन बन गया। मतलब इसमें अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब नहीं देखने पता चलेगा कि अलग अलग है, क्योंकि समांगी मिश्रण है दोस्तों। अगर विलायक प्लस विलय होगा तो विलयन बनेगा। ठीक है, आगे है कि विलयन पदार्थ के 3 अवस्था पाए जाते हैं। जैसे कि ठोस विलयन होगा, इसको मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कि तांबा प्लस जिंक मिला देंगे तो कांच से बन जाएगा, लोहा प्लस कार्बन मिला देंगे तो टीन बन जाएगा। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ मिला हुआ है लेकिन नहीं पता चलता है कि उसमें जिंक भी मिलाया गया है, तांबा भी है। ठीक है, आगे है द्रव विलयन। द्रव विलयन जैसे कि नींबू का रस में अगर पानी मिला दिए तो द्रव विलयन बन गया। ठीक है, देखने से नहीं पता चलेगा कि उसमें नींबू का रस भी मिलाया गया है। ठीक है, आगे है कि गैसीय विलयन, जैसे कि वायु है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है इत्यादि अन्य गैसें क्या है, मिले हुए हैं, तो इनमें क्या है, गैसीय विलयन बन गया। विलयन के कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे कि हवा है दोस्तों, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हम लोग अगर हवा में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हल्का गर्म रहता है, तो अगर हमारे पास आता तो कहते भाग 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 यहाँ से भागो। उसी प्रकार नाइट्रोजन अगर आता तो उसको भी भगा देते हैं, लेकिन क्या है हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं बोल पाते हैं।
यानी कि वो क्या है, विलयन का रूप है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों विलयन के दो पार्ट से मिलकर, जैसे कि विलायक से मिलकर के और विलय से मिलकर के विलयन बनता है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होता है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे। मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा होगा दोस्तों, और अगर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा तो ये दूसरे को क्या करेगा, अपने में मिला देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आगे है सोल्यूट, विलय। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुला हुआ होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास अगर पानी लेते हैं दोस्तों, अगर उसमें एक चम्मच नमक डालते हैं तो क्या होगा, विलायक पानी होगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, और नमक क्या होगा, विलय पदार्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक का मात्रा कम है। आगे है दोस्तों कि विलयन का गुण। तो विलयन का गुण देखते समय क्या करेंगे दोस्तों कि नमक और पानी का घोल ले लेते हैं, क्योंकि ये विलयन है। तो चलिए नमक और पानी का घोल ले लेते हैं एक साइड, तब उसका पढ़ते हैं कि उसका गुण क्या है। चलिए इसको देख करके आपको बताना है कि उसमें क्या क्या है। तो विलयन एक सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण कैसे है, क्योंकि इसके कण को अलग अलग नहीं देखा जा रहा है, तो ये क्या है, सममांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे छोटे होते हैं। इसमें अगर नमक का आपको कण दिख रहा होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं दिख रहा है, यानी कि नंगी आंखों से नहीं दिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या होता है प्रकाश का मार्ग। प्रकाश ले लिया गया है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे कि विलयन में प्रकाश की मार्ग होता है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ रखते हैं, तो यहाँ क्या है, लाइट पास हो रहा है। ठीक है, और यदि नीचे ले जाते हैं तो देखिए लाइट वहाँ से नहीं, मतलब इस साइड से होते हुए इस साइड तक लाइट पार होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ठीक है, तो क्या है कि विलयन में जो है लाइट जो है वो दिखता, मतलब क्रॉस होता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया विलयन। आगे है दोस्तों, यह अस्थाई होता है। ठीक है, मतलब एक बार अगर जब मिल गया तो बार में कुछ चेंजिंग नहीं होगा इसमें, कि यानी नीचे जाके बैठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये अस्थाई होता है। ठीक है, इसका कण मिल जाएगा तो मिक्स ही हो जाएगा। आगे है कि छानने की विधि से इन्हें विलय पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि ये विलयन है, तो विलयन को अगर छानेंगे किसी चीज़ से तो नमक अलग तो नहीं होगा, यानी कि छानने की विधि से इनको क्या है, अलग नहीं किया जा सकता है। अब आगे है दोस्तों सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में। किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब आगे है कि विलयन की सांद्रता। देखिए किसी विलयन में इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थिति मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाता है। मतलब क्या है कि एक विलयन में विलय पदार्थ एक आयतन में कितना मिक्स किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे 1 ग्राम मिक्स किया गया है तो विलयन की सांद्रता क्या होगा, 1 ग्राम होगा उसका। तो उसी प्रकार अगर हम लोग को विलयन के अगर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा कि फार्मूला जो है इसका, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलयन के अगर आयतन निकालेंगे या द्रव्यमान निकालेंगे दोस्तों, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे और विलयन का आयतन ले लेंगे बटा गुना 100। विलयन का आयतन या आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो एक समीकरण दिया हुआ है बीच के प्रश्न में, तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। विलय पदार्थ जो नमक का द्रव्यमान है 40 ग्राम दिया गया था, और जो विलायक है वो 320 ग्राम दिया हुआ था। तो विलयन में क्या है, सब टोटल कितना हो गया विलयन, तो 360 का हो गया, 40 और ये मिला करके। तो आगे है कि उसका फॉर्मूला लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन पदार्थ का द्रव्यमान ले लेंगे। ठीक है, इंटू 100, 40 360 और इसका यानी कि 11.1% आया। आगे है दोस्तों कि विलयन के 3 भाग होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो है, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा घुलने के बराबर हो तो उसको बोलेंगे कि संतृप्त विलयन है। मतलब कहने का मतलब है कि उतना ही पानी में नमक डाला जाए, माने जितना घुल सके, माने घुलने के बराबर हो, मतलब इसका कण नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा भी नहीं दिख रहा होगा, ना कम ही होगा, यानी कि बराबर जब रहेगा तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन है। अगर यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा घुलने के क्षमता से कम हो तो बोलेंगे कि वो असंतृप्त है, उसमें और विलय पदार्थ डाला जा सकता था। जैसे कि 1 गिलास नमक है, उसमें अगर थोड़ा सा अगर चीनी डाल रहे हैं तो क्या है, वो असंतृप्त विलयन है, क्योंकि और चीनी उसमें डाल सकते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार आगे है अति संतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता से ज़्यादा हो ना, तो उसको बोलेंगे कि अति संतृप्त हो गया। मतलब एक गिलास पानी था तो उसमें क्या किए कि हम लोग एक गिलास और चीनी डाल दिए, तो क्या हो गया, अति हो गया, उसका मतलब ज़्यादा मात्रा हो गया, तो उसको बोलेंगे कि अति संतृप्त विलयन है, उसमें उतना नहीं विलय पदार्थ को डाला जा सकता था। आगे है दोस्तों घुलनशीलता के बारे में। विलय पदार्थ की मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, पदार्थ की घुलनशीलता कहलाता है। मतलब जब विलायक में विलय पदार्थ मिल जाएगा निश्चित ताप पर, तो उसको घुलनशीलता बोलेंगे, कोई पदार्थ घुल गया। आगे है जो निलंबन है दोस्तों, मिश्रण का दूसरा भाग निलंबन। वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। जैसे कि जल में अगर मिट्टी का घुलना है तो क्या है, निलंबन। परिक्षेपित कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, जैसे कि ये क्या है कि जल और मिट्टी का घोल है, तो इसमें क्या हो गया कि जो इसमें जो मिट्टी है दोस्तों वो परिक्षेपित हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे क्या हो गया, रुकिए पानी कम करने दीजिए थोड़ा सा, शायद आपको दिख रहा है कि पेंदी क्या है, मिट्टी क्या है, जा करके बैठ गया है, यानी कि इसको बोलते हैं कि परिक्षेपित हो जाना। मतलब बाद में शुरू में तो घुला हुआ सब रहेगा दोस्तों, लेकिन अंततः क्या होगा कि वो परिक्षेपित मतलब सतह में नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, निलंबन का एग्जाम्पल है, जैसे कि जल में घुलना मिट्टी का। आगे है कि निलंबन के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि मिट्टी को देखा जा सकता है, ये कण आँखों से भी देखे जा सकते हैं। इसके निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं। प्रकाश ले लिए हैं दोस्तों, परिक्षेपित प्रकाश को पास करने का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे कि अगर ऊपर भाग में मार रहे हैं, देखिए प्रकाश का मार्ग नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये निलंबन में अगर नीचे मारते हैं दोस्तों तो प्रकाश का मार्ग आपको दिखा हुआ प्रतीत देगा। जैसे कि देखिए कुछ दूर तक क्या है कि प्रकाश का देखिए जल में क्या है मार्ग बन रहा है ना, ऐसे क्रॉस होते हुए। अगर ये पावरफुल लाइट रहता ना तो बीचे से पार होते हुए दिखता। यानी कि क्या है कि जो निलंबन है उसमें क्या है कि प्रकाश का मार्ग बनता हुआ दिखता है दोस्तों। जैसे आप एग्जाम्पल में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं बन देगा, ऊपर देखिए ऊपर नहीं ना बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर निलंबन में करते हैं तो इसमें देखिए प्रकाश का मार्ग बन रहा है। तो किसी भी डिफिनेशन के बारे में अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले क्या करें, वो सोचेंगे। जैसे कि अगर यही निलंबन है तो इसके बारे में सोचेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि ये क्या है कि विषमांगी मिश्रण है, इसको क्या है आंखों से देखा जा सकता है इसके कण को, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रकाश अभी फैला दिया तो प्रकाश को क्या करेगा, फैला देता है। ये अस्थायी होगा, यानी कि अगर दोस्तों अगर शुरू में इसको अगर मिला के अगर छोड़ दीजिएगा ना तो शुरू में तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या है नीचे जाके परिक्षेपित हो जाएगा। मतलब एक स्थान से नीचे जाके बैठे यानी कि दूसरे स्थान तक गया, तो ये क्या हुआ, अस्थायी हुआ। उसी प्रकार आगे है, इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। इसे आप देख के इसके बारे में बोल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं और इसे छुपा देते हैं, अब बोलते हैं कि सबसे पहले क्या है कि यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसके कण को आसानी से आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। इसके निलंबन जो है प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है, और इसके जो कण होते हैं अस्थायी होते हैं। इनके कण को छानने की विधि अलग किया जा सकता है। तो किसी भी डिफिनेशन के बारे में जब आप बोलिएगा तो उसके बारे में डायरेक्ट सोचिए, थिंकिंग उतना आपका होना चाहिए, थिंकिंग लेवल, ठीक है। तो उसको आँख के सामने सोचते हुए तब बोलना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई डिफिनेशन है उसको रट जाना है और बोल देना है उसको। तो रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक कुछ याद नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। आगे है कोलाइड विलयन। यह विषमांगी मिश्रण है। इसका आकार छोटे होने के कारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाता है। छानने की विधि से इन्हें के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। पहले इसमें प्रकाश पार करके देखते हैं कि प्रकाश पार होता है या नहीं। सबसे पहले ऊपर मारते हैं तो प्रकाश का रास्ता आपको बनता हुआ नहीं दिखता होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोलाइड में मारेंगे दोस्तों तो कोलाइड में देखिएगा, कोलाइड में भी क्या है कि कुछ दूर तक जो प्रकाश का मार्ग है वो बन रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें पावर ज़्यादा रहता तो अच्छा दिखता, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें क्या है कि प्रकाश का मार्ग कुछ दूर तक आपको बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोलाइड है। क्या करना है दोस्तों कि इसे भी अपने आँख को सामने एग्जाम्पल ले लेना है और उसके बारे में देख लेना है। तो सबसे पहले क्या है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनका आकार क्या है, छोटा है, इसलिए नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं इसके कण को।
ये क्या है, प्रकाश के मार्गों को फैला देते हैं, छानने की विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो कोई किसी भी चीज़ के बोलने के बारे में आपको दिमाग उसको सोचना होगा, उसके प्रति आपको दिमाग में उसका फिगर बनना चाहिए। आगे है कोलाइड विलयन के संगठक। पहला है प्रक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है, विलय पदार्थ की तरह का एक घटक कोलाइड के रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त विलयन कहते हैं। मतलब जो मैंने घुल जाए, मतलब कम जो बनेगा कोलाइड में, जो कम जिसकी मात्रा होता है, तो वो क्या होगा, प्रक्षिप्त परावस्था होगा। मतलब विलय कणों को प्रक्षिप्त परावस्था कहते हैं। और यदि वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था निलंबित रहता है, क्या कहलाएगा, परिक्षेपण, माने जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। कोलाइड विलयन बराबर क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षिप्त माध्यम। तो यहाँ पर कुछ है दोस्तों, प्रक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम और उसके प्रकार उदाहरण है। आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के चलते देखते हैं उसको। कोलाइड के छोटे छोटे कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, इन्हें ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, मतलब इनसे होकर